अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे दोस्त वेलकम करता हूं अपने आज के नए व्लॉग में। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं इस वक्त पुर्तगाल में मौजूद हूं और पुर्तगाल और शेंजन ज़ोन के हवाले से मैं आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं। पुर्तगाल शेंजन का पार्ट भी है और ये पुर्तगाल वाहिद एक ऐसा कंट्री है पूरे शेंजन ज़ोन में कि अगर आप यहाँ पर टूरिस्ट वीज़े पर भी आ जाते हैं तो आपका वर्क में आपका वीज़ा कन्वर्ट हो जाता है और आपको यहाँ का रेजिडेंस मिल जाता है। आज मैं बात करूँगा, आपके बहुत बड़ी तादाद में मेरे पास जो मैसेज आए हुए थे, जो आप सवालात मुझसे पूछ रहे थे, तो वो सबको, क्योंकि बहुत सारे लोग एक जैसे सवाल पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बना दूं ताकि वो उसके जवाब आप सब लोगों को मिल जाएं। तो आए वीडियो शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों आए सवालात की तरफ चलते हैं। पहला सवाल मुझसे पूछा है अली भाई ने और वो मुझसे पूछते हैं कि मुर्तज़ा भाई, अगर मैं पाकिस्तान से अपना इंटरनेशनल और नेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आता हूँ तो क्या मैं पुर्तगाल में आके चेंज करा सकता हूँ? मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल नहीं करा सकते आप। जब तक आपके पास रेजिडेंस कार्ड नहीं आ जाएगा यहाँ पुर्तगाल का, तब तक आप IMT से अपना पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस एक्सचेंज नहीं करा सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर आप यहाँ चेंज करवाएंगे अपने रेजिडेंस कार्ड के बाद, तो आपसे कोई टेस्ट नहीं लिया जाएगा। ठीक है, आपका लाइसेंस पाकिस्तान से थोड़ा पुराना होना चाहिए। डॉक्यूमेंट बता दूं आपको क्या चाहिए। आपको अपना ओरिजिनल लाइसेंस यहाँ लेकर आना है और आपको पाकिस्तान से एक NOC लेके आनी है। NOC आपको पुर्तगीज़ एम्बेसी से अटैच करानी है। पहले फॉरेन अफेयर्स से होगी, फिर पुर्तगीज़ एम्बेसी से अटैच करा के फिर आप IMT में जाके एक्सचेंज की एप्लीकेशन दे सकेंगे और यकीनन आपका आराम से हो जाएगा। जी मेरे दोस्तों, चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। ये दूसरा सवाल मुझसे किया है हमज़ा भाई ने और वो मुझसे पूछते हैं कि मुर्तज़ा भाई, मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान में मुझ पर FIR हैं और मुझे डर है कि जब मेरी फ़ाइल लॉक हो जाएगी और मैं बायोमेट्रिक के वक्त जाऊंगा और जब ये मुझसे PCCA रिक्वायर्ड करेंगे तो मैं इनको PCCA पुलिस क्लियरिंग सर्टिफिकेट नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि FIR होने की वजह से मुझे क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो उसके लिए क्या मुझे कार्ड नहीं मिल सकता है इमिग्रेशन का? जी मेरे दोस्तों, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने मुझसे किया और इसके बारे में मैं आपको ये बता दूँ कि जब आप यहाँ पुर्तगाल आते हैं, आपको नौकरी जब मिल जाती है इंशाल्लाह, उसके बाद जब आपकी फ़ाइल लॉक हो जाती है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा। मैं उन सब लोगों को यही बोलता हूँ कि जब आपके सारे मसाइल यहाँ सेट हो जाएँ, पेपर सारे बन जाएँ, तो आप इनके सैफ के असाइलम सेंटर ज़रूर चक्कर लगाएं, उनको अपनी प्रॉब्लम से आगाह करें और ख़ास तौर पे वो वाली स्टाफ जो कि असाइलम डील करती है, उनको ये बताएं कि सर मेरे साथ पीछे मेरे कंट्री में ये प्रॉब्लम चल रही है, मेरी यहाँ पर जॉब है, मैं अच्छा कमा रहा हूँ, और प्रॉब्लम मुझे ये है कि बायोमेट्रिक के वक्त मैं PCCA आपको फराहम नहीं कर पाऊँगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? अगर वो आपको बताते हैं, जैसे अभी मेरे लास्ट टाइम ऐसी केस एक हुआ था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने असाइलम सेंटर पे गए वो और यहीं लिस्बन में, और उन्होंने जाके उनको बताया कि सर मैं PCCA फराहम नहीं कर पाऊँगा, तो मुझे बताएं क्या करें। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास इसका कोई हल नहीं है और आपको यकीनन PCCA के बगैर हम आपका बायोमेट्रिक नहीं लेंगे। उन्होंने मुझे दोबारा फ़ोन किया कि मुर्तज़ा भाई मुझे क्या करना चाहिए? मैंने कहा भाई देखो, तुम पे जेन्युइन मसले हैं, ओरिजिनल मसले हैं सारे, वो सारी FIR अपनी मंगाओ, ठीक है? तुम इनको असाइलम की एप्लीकेशन इनको दो, क्योंकि यहाँ पे कानून है कि जिसके ऊपर सच्चा असाइलम होता है, जिसके ऊपर सच्ची FIRs होती हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए बायोमेट्रिक के वक्त ये PCCA रिक्वायर्ड नहीं करते। अब चलते हैं, अगला सवाल मुझसे पूछा है रिजवान भाई ने और वो मुझसे पूछते हैं कि मुर्तज़ा भाई, बच्चों के एडमिशन के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी पाकिस्तान से, और बच्चों के बेनिफिट्स हमें क्या मिलेंगे स्कूल में एडमिशन कराने के बाद? आपके बच्चे जो भी क्लास में पढ़ रहे हैं आपके ओन कंट्री में या दुबई में, बहरीन में, पाकिस्तान में, तो आपको वहाँ से एक स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए होगा और वो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान फॉरेन अफेयर्स से वो अटैच होना चाहिए। दूसरा, वो आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी पुर्तगीज़ एम्बेसी में इस्लामाबाद में, वहाँ से अपॉइंटमेंट लेके आप अपने पेपर अटैच कराएंगे वही लिविंग सर्टिफिकेट को, देन फिर आप यहाँ बच्चों को लाके एडमिशन करा सकते हैं। दूसरी बात जो आपने मुझसे पूछी कि यहाँ पे बच्चों को स्कूल में एडमिशन के बाद बेनिफिट क्या मिलेंगे, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊँ मेरे दोस्त। एडमिशन के बाद बेनिफिट सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जिनके बच्चों के पास TRC है, पेरेंट्स और बच्चों के पास। फॉर एग्जांपल, इसके बारे में वजाहत कर दूं, अगर आपके पास रेजिडेंस है, आपके बच्चों के पास रेजिडेंस है और बच्चा स्कूल जा रहा है, तो यहाँ की सरकार उसको 50 यूरो देती है। इसकी भी 3 कैटेगरीज़ हैं, A, B और C। फॉर एग्जांपल, अगर A कैटेगरी की मैं आपको बात करूं, तो जिन पेरेंट्स के पास रेजिडेंस है, उनके बच्चों के पास रेजिडेंस है और पेरेंट्स का काम धंधा नहीं है, उनकी जॉब छूट गई है, जॉबलेस डिक्लेरेशन है कि हमारी जॉब अभी चली गई है, हम बेरोज़गार हैं पिछले 1-2 महीने से, 3 महीने से, तो वो पेपर सोशल में दिखाने के बाद ये आपको समटाइम A कैटेगरी में भी डाल देते हैं। और देखा ये गया है कि जो बच्चे A कैटेगरी में डल जाते हैं, उनको स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं, उनको 150 यूरो तक भी मिलता है। जी अगले सवाल की तरफ चलता हूँ। अगला सवाल, जल्दी शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपका टाइम भी बचे और मेरा भी बचे। मैं बहुत बिजी हूँ, आप लोग भी बिजी हैं। तो अगला सवाल सलमान भाई ने मुझसे पूछा है कि मुर्तज़ा भाई, ये टर्की में है सलमान साहब, और ये मुझसे पूछ रहे हैं मुर्तज़ा भाई, पुर्तगाल के TRC से पहले क्या हम अपना घर रेंट पे ले सकते हैं? ये बहुत अच्छा आप लोगों ने सवाल किया, स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत काम आएगा जो लोग अभी नए आने वाले हैं। मेरे दोस्तों, आप लोगों को ये बात बताऊँ,
जब भी आप कोई यहाँ पुर्तगीज़ की प्रॉपर्टी रेंट पे लेते हैं तो वो आपसे पहला सवाल ये करता है कि अपना TRC दो, टेम्प्रेरी रेजिडेंस परमिट दो। जब वो आपके पास नहीं होता और अब उन्हें आपको घर चाहिए होता है, फिर वो आपसे एक तरीके से खेलता है। वो इस तरीके से खेलेगा आपसे, वो आपसे बोलेगा कि नॉर्मली हमें 2 एडवांस चाहिए, लेकिन आपके पास रेजिडेंस कार्ड नहीं है, आपके पास नेफ और सोशल बना हुआ है, तो अब हमें 6 एडवांस चाहिए। वो आपसे 6 एडवांस भी मांग सकता है। वो आपसे कई दफ़ा मेरे सब्सक्राइबरों ने मुझे बताया कि मुर्तज़ा भाई हमारे पास रेजिडेंस कार्ड नहीं है, और हमने इनको 10-10 हज़ार यूरो, एक मेरे हाजी साहब हैं जो बलूचिस्तान के सरदार हैं, वो यहाँ पे रहते हैं लिस्बन में, तो वो मुझसे बता रहे हैं, कह रहे हैं मुर्तज़ा भाई मैंने 20,000 यूरो एडवांस दे के इनसे घर लिया। अभी रिसेंटली मैंने एक फ़ैमिली का इंटरव्यू किया था, उसमें उस फैमिली ने उनके हस्बैंड बाहर थे, तो उन्होंने यहाँ पे घर लिया। तो दुबई से उनकी बैंक स्टेटमेंट देखी गई, जहाँ वो जॉब कर रहे थे उनका जॉब लेटर देखा गया, मज़ीद उनकी सैलरी जिस अकाउंट में गिर रही थी वो तक पेपर देखे गए कि हाँ ये प्रूफ के तौर पर आप घर अफोर्ड कर सकोगे। वो सारे डॉक्यूमेंट इन्होंने दिखाए। तो मेरे दोस्तों याद रख लो कि अगर आपके पास रेजिडेंस कार्ड नहीं है और आप वहाँ से यहाँ आ रहे हो और ये सोचते हो आप घर ले लोगे, तो अपने आप को मेंटली तौर पे तैयार कर लें आप कि बग़ैर रेजिडेंस कार्ड के सम टाइम ओनर आपसे 20-20 हज़ार यूरो, 10-10 हज़ार यूरो, 6-6 हज़ार यूरो भी मांग सकता है एडवांस में। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, वो अपनी सिक्योरिटी चाह रहे होते हैं कि यार ये ऐसा ना हो इसके पास अभी नया आया है इस कंट्री में, इसके पास नौकरी नहीं है और यहाँ का कानून आपको पता है थोड़ा सख्त है, या ऐसे किसी को सामान पकड़ के बाहर नहीं रोड पे डाल सकते, या ह्यूमन राइट है, ह्यूमन वायलेशन है। तो इसीलिए वो आपसे मेक श्योर कर रहे होते हैं कि आपके पास इनफ पैसा है कि 2-4-6 महीने जब तक आपको काम ना मिले तो वो एडवांस के तौर पे आपका जो रेंट है उसको ये यूज़ कर सकते। तो मेरे दोस्तों तैयार हो जाएं, अगर आपके पास रेजिडेंस नहीं है और आप बाहर से आ रहे हैं तो सामने अगर आप रेंट पे लेने जाते हैं कोई घर, तो मकान मालिक आपसे कितना भी मुँह फाड़ के पैसे मांग सकता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल इरफान भाई ने मुझसे किया है और वो मुझसे पूछ रहे हैं कि मुर्तज़ा भाई अगर मैं पुर्तगाल टूरिस्ट वीज़े पे आता हूँ और तो क्या मैं आर्टिकल 90 में अप्लाई कर सकता हूँ? जी मेरे दोस्तों बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप टूरिस्ट वीज़े पे आ रहे हैं, बेसिकली आर्टिकल 90 है क्या? आर्टिकल 90 ये है कि हाईली एजुकेशन पे आपको, हाईली स्किल पे आपको नौकरी मिलती है, ठीक है, और उस नौकरी पे आपका टैक्स अच्छा जा रहा होता है। उसकी मिनिमम वेजेस समझ लें 1700 यूरो तक आपको दिखानी पड़ेगी कि आप 1700 यूरो कमा रहे हैं, उस 1700 यूरो पे आप टैक्स दे रहे हैं। इस केस में आर्टिकल 90 पे अगर आप टूरिस्ट वीज़े पे भी आप यहाँ पर आएँ, लीगल आएँ, तो आपको फ़ाइल लॉक कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा अपॉइंटमेंट ढूंढना शुरू करें वकीलों से कि आर्टिकल 90 पे आपको अपॉइंटमेंट चाहिए। बट ये कम से कम आपके 3 टैक्स गए हुए हों, 3 महीने आपको हुए हुए हों, इंशाल्लाह चौथे 5वें महीने में आपका कार्ड आ ही जाएगा। मेरे बहुत सारे लोग दोस्त हैं ऐसे जो पाकिस्तान टूरिस्ट वीज़ा पे यहाँ पर आए, उन्होंने आर्टिकल 90 पे अपॉइंटमेंट उठाई, बट उनकी ओरिजिनल जॉब थी और वो तकरीबन 1850 उनकी तनख्वाह थी एक बड़ी कंपनी में, और माशाल्लाह उन सब के कार्ड भी आ गए। तकरीबन 3 महीने लगे उनको। मेरा नाम दिशान है। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि अगर मैं टूरिस्ट वीज़ा पे आ जाता हूँ तो क्या कोई तरीका है जिससे मुझे जल्दी रेजिडेंस कार्ड मिल सके, और क्या इस कार्ड पर पुर्तगाल इजाज़त देता है कि मैं स्वीडन जाके काम कर सकूँ? पुर्तगाल जो रेजिडेंस कार्ड आपको दे रहा है ना 2 साल का, भले वो 3 साल का हो, इन तमाम ड्यूरेशन में आप अलाउ नहीं हो कि आप किसी भी अदर यूरोपियन कंट्री में जाके काम करोगे। आपको काम यहीं करना है, यहीं टैक्स देना है, जब तक आपका परमानेंट रेजिडेंस नहीं होता, जब तक आपका पासपोर्ट नहीं होता। ठीक है, पहले सवाल का तो आपका ये जवाब हो गया। दूसरा सवाल आपने मुझसे ये पूछा है कि मुर्तज़ा भाई कि मैं टूरिस्ट वीज़े में पुर्तगाल आ रहा हूँ, तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि मुझे जल्दी रेजिडेंस कार्ड मिल सके? तो मेरे भाई बिल्कुल तरीका है। मैं आपको मिसाल देता हूँ अपने एक इंडियन भाई की, इवन पाकिस्तानी भाइयों की भी मेरे पास मिसालें। अभी मैं अगर इंडियन भाई की मिसाल दूं तो उनको पुर्तगाल में आए हुए बड़ा थोड़ा टाइम हुआ था, मेरे ख्याल है 4 महीने हुए थे, और माशाल्लाह उनकी यहाँ नौकरी लग गई थी एक कंपनी में। 760 उनकी बेसिक थी और बाकायदा वो कंपनी उनके टैक्स भी दे रहे थे। तो ये भाई परेशान हो रहे थे और ये वापस जाने की तैयारी में थे कि मुर्तज़ा भाई मेरे घर में पीछे इमरजेंसी हो गई है, आई वांट टू गो बैक, मुझे ये सारा मामला अपना छोड़ के जाना पड़ेगा। वीज़ा उनका ख़त्म हो चुका था एक तरीके से, अगर वो वापस चले जाते अपने कंट्री तो वापस उनका आना मुश्किल होता। तो मैंने उनको मशवरा ये दिया, मैंने कहा यार अगर आपका ओरिजिनल केस है तो आप मार्को के पास जाओ। मार्को एक पुर्तगीज़ वकील है मेरे दोस्तों, अराउंड सब मुझसे पूछेंगे इसकी फ़ीस क्या है, तकरीबन 1500 यूरो ये फ़ीस लेता है, और ये कोर्ट में पटिशन डालता है जिसका टाइम 45 दिन का होता है, और 45 दिन के अंदर अंदर जवाब आता है कोर्ट। 90 समझ लें, 90% अगर आपका केस ओरिजिनल है तो 100% आपका जो रेजिडेंस कार्ड है वो 3 टैक्स 4 टैक्स देने के बाद, यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर, मैंने देखा है लोगों को खुद मिला है। तो
अगर आपके पास वाकई ओरिजिनल मसला है, कोई जेन्युइन आपके साथ प्रॉब्लम है पीछे से, तो उसकी तस्वीरें मंगा के आप इसको मार्को को दे सकते हैं, उसकी वीडियो मंगा के आप दे सकते हैं एज अ प्रूफ के तौर पे, ताकि आपका केस स्ट्रांग हो सके। मैंने पुर्तगाल में आकर ये देखा, हमें तो कोई खैर गाइड करने वाला नहीं था इस तरीके से, लेकिन अब जैसे जैसे लोग मिलते गए, जिनकी प्रॉब्लम देखता गया, उनको गाइड करता गया, तो पता ये चलता गया कि हाँ यार माशाल्लाह बहुत अच्छा रेशियो है इसका। जी मेरे दोस्तों, अगला सवाल किया मुझसे साकिब भाई ने, और साकिब भाई मुझसे पूछते हैं, मुर्तज़ा भाई मैं इस वक्त टर्की में मौजूद हूँ, मेरे पास शेंजन वीज़ा वैलिड है, तो मैं जानना ये चाहता हूँ कि अगर मैं पुर्तगाल आऊँ, मेरी वाइफ एक्सपेक्टेड हैं, तो क्या पुर्तगीज़ पासपोर्ट मेरे बच्चे को मिल सकेगा? जी, इसका जवाब मैं आपको बताऊँ मेरे प्यारे भाई, देखें इनका कानून ये कहता है कि फ़ादर या मदर में से कोई भी या तो लीगल हो, एक चीज़, अगर उनके पास रेजिडेंस कार्ड नहीं है तो कम से कम 1 साल का अरसा उनको यहाँ पर हो गया हो, 12 महीने उनको हो गए हो, तब जाके आपका जो बेबी यहाँ बॉर्न होगा उसको पुर्तगीज़ पासपोर्ट होगा। इसके लिए टैक्स भी रिक्वायर्ड है, कई जगह अलग अलग देखा गया है, कई जगह इन्होंने 6 टैक्स मांगे हैं, कई जगह इन्होंने 8 टैक्स मांगे हैं। जब आपका बेबी यहाँ बॉर्न हो जाता है, तो बेबी बॉर्न होने के बाद देखा ये गया है कि ये फिर कैटेगराइज हो जाता है, डिपेंड करता है कि हस्बैंड जो है उसकी सैलरी क्या है। नॉर्मली 150 यूरो से लेके 210-220 यूरो तक यहाँ की सरकार जो है वो बच्चों को बेनिफिट दे रही है। ये सोशल वाले सारा कैलकुलेट करते हैं, आपके सोशल ऑफिस जो है वो देखेगा कि आपकी तनख्वाह कितनी है महीने की, कितना आप कमा रहे हैं, उस हिसाब से ये बच्चे का जो मंथली जो वजीफ़ा है वो शुरू करेंगे।